बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। हम आगे चलकर जो है वो बैरिस्टर जहांगीर जदून जो साबिक एडवोकेट जनरल हैं और बड़ी आज़ाद राय रखते हैं, उनका इंटरव्यू आपके सामने रखेंगे। मुख्तलिफ मामलात पे मिलिट्री कोर्ट्स, पैका तरमीमी आर्डिनेंस, डॉक्टर शासमीन राशिद और जो आज जो अपोजिशन जमातें इकट्ठी हो रही हैं, रात गए या कल उनके साथ जो कुछ हुआ, इस पे उनके साथ बात करेंगे। लेकिन उससे कबल मैं आपको बताऊं कि पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, उनकी जो रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है, वहां पे उनकी जमानतें लगी हुई हैं और एक नया ट्विस्ट आ गया है। उसमें ट्विस्ट ये आया है कि वहां पे 12 जो वर्कर्स हैं उनकी जमानतें जो लाहौर हाई कोर्ट का रावलपिंडी बेंच है वहां पे गई थी, और लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने वो जमानतें का जो ऑर्डर था इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का, वो सेट असाइड करके उसको रिमांड बैक किया और रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को कहा कि आप इसको सुने, दोबारा उसका फैसला कर दे। अब उसमें एक जो है वो आप ये कहें महाजराई आ गई है। जो पीटीआई के वकला हैं या उन वर्कर्स के वकला हैं, वो ये कहते हैं कि आप 600-700 जितने वकील हैं वर्कर्स अभी भी जेलों में हैं, उन सारों के केसेस जो दोबारा सुने। तो वो अदालत ये कह रही है और प्रोसिक्यूशन ये कह रही है कि 12 केसेस लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में थे और 12 केसेस की हद तक जो है वो केस वापस आया है और 12 केसेस ही सुने जाएंगे, बाकी केसेस नहीं सुने जाएंगे। तो ये एक अजीब सी सिचुएशन और अजीब सी सूरत हाल जो है वो सामने आई है। जो रावलपिंडी में अब पीटीआई के वर्कर्स की रिहाई होगी या नहीं होगी, इससे खबर 145 वर्कर्स थे यहाँ इस्लामाबाद में, इनकी जमानतें हुई थी, जिनमें से 63 जो है वो रिहा नहीं हो सके क्योंकि उनको बाकी केसेस में डाल दिया गया। 8-10 जो है वो कर रिहा हुए, तो 145 में से अभी भी जो है वो पुलिस की कस्टडी में है, उनकी जमानतें फिर दायर होंगी, फिर जमानतें होने या ना होने का फैसला होगा। दूसरी तरफ जीएचक्यू हमला केस जो 16 फरवरी को एक्टिवली जिसकी समाअत हुई थी, मैंने आपको बताया था कि हफ्ते में 2 दिन तय थे कि बुध और हफ्ते के दिन, मतलब सैटरडे के दिन 2 हफ्ते में 2 समातें हुआ करेंगी। ये तय था प्रोसिक्यूशन के साथ भी और इमरान खान और पीटीआई के वकला के साथ भी। लेकिन अचानक जो है वो 16 फरवरी को एक समात होती है, फिर उसकी अर्जन होती है 26 फरवरी यानी कि आज तक, और आज भी समात नहीं हो सकी। रावलपिंडी की अदालत में ही, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में ही 12 मार्च की तारीख पड़ गई है और अदालत में केस नहीं लगा, तो गोया के 16 फरवरी से 12 मार्च तक एक्टिवली अब समात होगी। तो ये भी एक अजीब सी सूरत हाल है कि जो जीएचक्यू जो गेट हमला केस है ये बड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब जो है वो इसमें आप ये कहते हैं कि इसमें तेजी वो नहीं रही, बल्कि 16 फरवरी से अब 12 मार्च को समाअत जो है वो होगी और 12 मार्च को फिर अडयाला जेल में ये लगेगी, केस लगेगा और उसके बाद वहाँ पे फर्दर पता चलेगा कि ये केस जो है वो आगे कैसे बढ़ता है। अहम मौज़ूआत पे एक तो आज जो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो अपोजिशन का इत्तेहाद है उसकी जानिब से इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस जो है वो रखी गई और रात गए ये खबर आई कि इस्लामाबाद की 3 जगहों पर उन्होंने ये इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने की कोशिश की, लेकिन उनको ये कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी जा रही। रात गए उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। एक तो हम इस हवाले से बात करेंगे, दूसरा हमारा मौजू होगा मिलिट्री कोर्ट्स का केस जो अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। ये बहुत ही अहमियत का हामिल केस है कि पाकिस्तान में जो सिविलियंस के ट्रायल्स मिलिट्री कोर्ट्स में होंगे, होने चाहिए या नहीं, इसको तय करेगा और आइंदा चंद रोज़ बड़े अहम है इस हवाले से। और तीसरा हमारा अहम मौजू होगा वो है पीका तरमीमी एक्ट, जिसको काला कानून कहा जा रहा है कि जिसके ज़रिए आवाज़ें दबाने की कोशिश की जा रही है। और इसके लिए आज ही के दिन मैं देख रहा था कि तकरीबन 3 साल कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस जो पीटीआई लाई थी, उस पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस में भी इसी तरह आवाज़ें दबाने की कोशिश जब हो रही थी। लेकिन उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियों के जो राइट्स थे उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो एक्टिव नज़र आई। लेकिन आज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और तब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़र्क क्या है, और क्या पीका तरमीमी एक्ट जो है, ये जिस तरह पीटीआई ने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस लाया था तो बाद में उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये हमारा इक़दाम दुरुस्त नहीं था जब वो हुकूमत से जा चुके थे, क्योंकि जैसे ही हुकूमत से निकले तो वो उनके खिलाफ ही इस्तेमाल होना था। लेकिन उससे कबल ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको कालअदम करार दे चुकी थी। हम बात करते हैं, हमारे साथ बैरिस्टर जहांगीर जदून मौजूद हैं, बड़े एक्टिव जो है वो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद रहे। पिछले जो है वो जब पीडीएम का दौर था उस वक़्त
अब जो है वो जहांगीर जदून साहब के पास कोई ओहदा नहीं है। मेरे ख्याल में ये जो है वो सीधी सीधी बात करते हैं, सच्ची बात करते हैं, तो शायद ओहदा जो है वो उसका मुतकाजी नहीं होता कि जब आप खुल के बात करेंगे तो आपको ओहदे नहीं मिलेंगे, तो आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। जहांगीर जदून साहब बात शुरू करते हैं कि इस्लामाबाद में अपोजिशन का जो इत्तेहाद है या अपोजिशन की जो जमातें हैं उनकी जानिब से एक कॉन्फ्रेंस आज रखी गई, और आपको पता है कि कॉन्फ्रेंसेस मुख्तलिफ होती रहती हैं। जो अपोजिशन जमातों का और काम को तो होता कौन ही है, वो कभी जो है वो करते हैं कॉन्फ्रेंस, कभी एहतजाज, कभी कुछ करते हैं और कभी कुछ एक्टिविटी करते हैं। तो रात गए ये खबर आई कि शायद काका नबासी साहब कहते हैं हम एक होटल में गए, दूसरे में गए, तीसरे में गए, पाबंदी उन्होंने कहा इसमें भी नहीं कर सकते, इसमें भी नहीं कर सकते, इसमें भी नहीं कर सकते। तो इसको आप कैसा एक्ट देखते हैं, इस मामले को थोड़ा सा इस पे बात करें कि गवर्नमेंट का कैसे ये कर रही है। बहुत शुक्रिया साकिब साहब, आपने बड़ी कोई तारीफ़ें कर दी हैं लेकिन बात यह है कि देखें, वकील का असल काम ये होता है कि वो रूल ऑफ लॉ के साथ स्टैंड करे, वो आइन और कानून के साथ। अगर हम लोग ही आइन और कानून पे अमल न करें या उसके साथ स्टैंड न करें तो आम जो ऑर्डिनरी सिटीज़न है उसकी एसेसिबिलिटी भी नहीं होती, उसका इतना इल्म भी नहीं होता, उसकी इतनी अवेयरनेस भी नहीं होती, तो उस पर आप फिर गिला नहीं कर सकते कि आप हमारे साथ आगे स्टैंड करें। देखिए, मीडिया वाले और वकीलों, ये दो सिविल सोसाइटी के ऐसे एलिमेंट हैं जिनको सबसे आगे आके आइन और कानून की बात, फ्रीडम एक्सप्रेशन की बात करनी चाहिए। तो अपोजिशन के साथ रवैया जो है उस पर हम बात कर रहे हैं कि ये इसकी क्या कैसा रवैया है। ये देखो ना, बिल्कुल रवैया ठीक नहीं है, और जो लोग ये काम कर रहे हैं कल वो खुद इसका शिकार होंगे। आप देखें ना, अगर ठीक है पीछे कोई 5 साल या 10 साल गलत काम होता रहा है तो आप एक अच्छा प्रेसिडेंट जो है वो इस्टेब्लिश करेंगे, कल को आइंदा जो फ्यूचर में ये काम ना हो। अगर अपोजिशन जमातें कॉन्फ्रेंस करती हैं, पहले तो आप कहते हैं जी एहतजाज वाले आते हैं, वो 9 मई वाले आते हैं, वो 26 नवंबर वाले आते हैं, तो अगर वकील हम एहतजाज करते हैं तो फिर भी रोड ब्लॉक हो जाते हैं और आगे नहीं जाने देते। भाई, हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, पुरअमन एहतजाज जो है वो हर एक शहरी का हक है। अगर एक बंदा, वकला तो 9 मई नहीं करते ना, वकला तो 26 नवंबर नहीं करते ना, अगर इनकी बात पे यकीन कर लिया जाए जो लोग कहते हैं, तो आप उनको एहतजाज करने का राइट नहीं है। जो अपोजिशन जमातें कहती हैं हम एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम रूल ऑफ लॉ के लिए ओपिनियन लेना चाहते हैं, वो मीडिया से भी लेते हैं, वो वकला से भी लेते हैं, वो अपोजिशन जमातों से भी लेते हैं, वो गवर्नमेंट के अंदर से भी ले सकते हैं। तो इनको मेरे ख्याल में पीसफुली और विदाउट एनी ऑब्स्टिकल और विदाउट एनी रुकावट के उनको ये काम करने देना चाहिए। और मैं अगर ये काम हो रहा है तो इसको मैं मजम्मत करता हूँ, इस तरह नहीं होना चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस है, सिविलियंस के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो रहे हैं। वैसे क्वेश्चन तो सुप्रीम कोर्ट में ये अपील चल रही है, अभी बिल्कुल आखिरी मराहिल में है। वैसे 100 तकरीबन 4 या 5 पीटीआई के लोग थे, जिसमें 65 अभी भी जो है वो जेलों में है, बाकी जो है वो उनकी सज़ा किसी की पूरी हो चुकी, साईं साहब को हो गई थी। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए या नहीं? नहीं, दो बातें आपकी देखें, एक तो है कि आप सिविलियन का ट्रायल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात ये कि जो अभी ये ट्रायल हो रहा है ये हो सकता है या नहीं हो सकता। देखें, ये सबसे बड़ा जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए, नंबर 1। क्यों? कि अगर आप सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल करते हैं, इसका मतलब है आपका जो सिविलियन सिस्टम है या हाइब्रिड रीम है, कंट्रोल तो वही लोग कर रहे हैं ना जो उधर अदालतें चला रहे हैं, वो भी इधर ही कर रहे हैं। तो कैंडिडेटली हर क्लैरिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर आप सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री में करते हैं, इसका मतलब है कि आपको जो सिविलियन सेटअप है उस पर आपको इतमाद नहीं, वो अपनी इंपॉर्टेंस खो चुका है। अगर आप अदालतें सारी बंद कर दें, एंटी टेररिज्म कोर्ट, दूसरी अदालतों ने कहा जी एक अदालतें बना दें, सारे उनके ऊपर जो है अपने फौजी जो जैक ब्रांच के लोग हैं उनको बैठा दें और कहेंगे सबसे ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। अगर देखें ना, आप बीइंग द स्टेट ऑर्गेनाइजेशन या एक अदारा, वो आपकी अपनी गवर्नमेंट जो आप खुद ही चलाते हैं उस पर एतमाद नहीं है, तो एक आम बंदे को फिर अदालत पे क्या एतमाद होगा? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ट्राइकॉटमी ऑफ द पावर जो है कि जुडिशियली, एग्जेक्टिव और जो लेजिस्लेचर है ये अलग होंगी। इन तीनों पिलर जो है ये आपका आइन बता रहे, मैं नहीं बता रहा, आप नहीं बता रहे, हमें जो आइन 1973 का मुश्तरका आइन था वो दिया है, वो ये कह रहा है कि एग्जेक्टिव जो है वो जुडिशियल पावर नहीं इस्तेमाल कर सकती, जुडिशियल जो है वो लेजिस्लेटिव पावर नहीं इस्तेमाल कर सकती। तो अगर आप मिलिट्री कोर्ट में कोई काम करना चाहते हैं सिविलियन की मदद, इसका मतलब है फिर जुडिशियल पावर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लोग सब्जेक्ट टू द मिलिट्री लॉज हैं उनके तो आपने एक लॉ बनाया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में उनके फंडामेंटल राइट नहीं है। उसकी वजह यह है कि उनके पास पावर बहुत ज़्यादा है। आप अभी किसी बंदे को जो यूनिफॉर्म है उसके पास गन होती है, तो वो पाकिस्तान में सबसे बड़ा पावरफुल बंदा है। उसकी वजह यह है कि उसके फंडामेंटल राइट जो है अब्रिज किए हैं आपने और उसको पावर दी है आपने। आप यकीन करें, कोई बंदा आपको बाहर यूनिफॉर्म में, वो फिर खाकी यूनिफॉर्म में रोक ले, आप जरूरत है आपकी? आपने सुना है, सोच भी नहीं सकते कि डिफेंस मिनिस्टर को रोक दिया गया है, रिपोर्टेडली आपको सही पता होगा कि जी कोई शख्स जा रहा है, आप इधर खड़े रहें।
तो ये उनकी पावर है, तो उनको कानून ने अगर पावर दी है तो उसके आगे लोगों को सरेंडर करना पड़ता अच्छा ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में अभी केस बिल्कुल आखिरी मराइल में जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वो उनकी जानिब से सवालात भी आ रहे हैं, रिमार्क्स भी आ रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस भी आ रही हैं, ऐसे तासुर मिल रहा है कि जो वो सेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दी थी वो हो सकता है बहाल हो जाएं, और जो ये ट्रायल्स हैं उनको कलअदम करार दिया जाए, को इस किस्म का फैसला आने के इम्कानात हैं। वो जो आपने बात की कि जो अपनी कोर्ट्स हैं, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स, उन पे एतमाद की बजाय जो बेंच का व्यू है वो बहुत सारे सवालात उठा रहे हैं, फलां हो गया तो फलां मिलिट्री कोर्ट्स में जाएगा, फलां मिलिट्री कोर्ट्स में जाएगा, फिर मिलिट्री कोर्ट्स में कंडक्ट कैसे होता है ट्रायल, क्या वो तकाजे पूरे होते हैं जो हमारे सिविलियंस के ट्रायल में होते हैं, वो एविडेंस कलेक्शन हो, वहाँ पे कोई किसी गवाह पे जरा होनी हो, फिर ट्रायल के मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स हैं, तो इस एंगल को कैसे देखते हैं आप? ये देखें, जब 18th अमेंडमेंट हुई है तो उसके बाद आर्टिकल के अंदर स्पेसिफिकली एक आर्टिकल 10A डाला गया है। उसमें ये है कि आपको फेयर ट्रायल को एज ए फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। इसके पहले भी जजमेंट बहुत थी कि फेयर ट्रायल होना चाहिए, इंटरनेशनली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इस पर जोर देती है, लेकिन जब आपने 10A डाल दिया है तो आप बाउंड हैं उसको गार्ड करने के लिए। हमारी जो अदालतें हैं ना, ये आइनी अदालतें हैं, हाई कोर्ट और जहाँ पे हम खड़े हैं और सुप्रीम कोर्ट, इनका फंडामेंटल काम ये है कि हमारे जो बुनियादी हकूक हैं उनको गार्ड करें। अगर एक शख्स को फेयर ट्रायल नहीं मिलता, फेयर ट्रायल आप किस तरह डिटरमिन करें, ये क्या फेयर ट्रायल है? नंबर एक, जो एजुकेटर है, जो बंदा प्रिजाइड कर रहा है, वो अनबाइस्ड हो, वो इन्फ्लुएंस ना हो। नंबर दो, आपको डिफेंस का मौका दिया गया हो, ठीक है, फेयर अपॉर्चुनिटी दी गई हो, और एविडेंस आपके जो अगेंस्ट हो उसको क्रॉस एग्जामिन किया गया हो, और आपको सबसे बड़ी बात यह कि उस अदालत पे एतमाद हो। जब आपको मेरा या आपका कोई ट्रायल बंदा कर रहा है उस पर आपको एतमाद ही नहीं है तो इट इज़ नॉट अ फेयर ट्रायल। तो फेयर ट्रायल के जो तकाजे हैं, अब आप मीडिया को अलाउड है वहाँ पे जाना? नहीं है। हमें जो बंदा इररिलेवेंट है, वकील अगर उसका नहीं है, उसको वकील को भी अलाउड नहीं है कि आप वो जाके देख सकें। तो मेरे ख्याल में जो मिलिट्री ट्रायल है वो मिलिट्री के लिए तो हो सकता है, उनका लॉ है, लेकिन सिविलियन के लिए उसके आर्टिकल 10A के तकाजे पूरे नहीं करता, क्योंकि वो जो बंदा जज होता है वो कंट्रोल बाय द एग्जेक्टिव होता है, वो एग्जेक्टिव का ही बंदा होता है, उसको अपनी टेन्योर जो है ना, वो जितनी चीज़ें हैं वो एग्जेक्टिव ही देती है, इसलिए मैं नहीं समझता कि वो एक फेयर ट्रायल है। अच्छा एक चीज़ और मैं ऐड कर दूं, डॉक्टर यास्मीन राशिद, अभी इनके साथ जो मुलाकात हुई PTI वालों की जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से, वहाँ डॉक्टर यास्मीन राशिद का जिक्र आया। डॉक्टर यास्मीन राशिद का जिक्र इसलिए आया कि आप भी इसको सेकंड करेंगे कि एक खातून होने के नाते भी कानून में एक रास्ता मौजूद है कि एक खातून होने के नाते उसको ज़मानत मिल जाती है। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो 70+ हैं, कैंसर सर्वाइवर हैं, खातून भी हैं, 21 माह हो गए हैं, इस जुडिशरी ने उनको ज़मानत नहीं दी। अच्छा मैं ये नहीं कह रहा कि उनको ट्रायल में आप जो है वो बरी कर दें, बेगुनाह करार दे दें या उनको सजा दे दें, जो भी होगा ट्रायल में फैसला हो जाएगा। 21 माह हो गए हैं, उनको ज़मानत नहीं हुई, इसको आप कैसे देखते हैं? ये देखें, हमारा जो जुडिशल सिस्टम है ना, ये बैठ के अभी बिल्कुल बैठा हुआ है। जुडिशल सिस्टम के या जुडिशल जो निज़ाम है इसके अंदर सकत नहीं है कि वो डिलीवर कर सके अनमेरिट। उसकी वजह जो है आपको पता है कि 26वीं तरमीम के बाद जो है अदालतों के साथ जो अशर हो रहा है या जो कोर्ट पैकिंग जिसको कहते हैं वो ये हो रही है। तो हमारी अदालतें जो है ना पहले भी कंट्रोल थी, लेकिन जब भी अदालतों ने थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने की कोशिश की है तो माजरत के साथ हमारी वकला बरादरी के भी कुछ एलिमेंट हैं, वो भी उन लोगों के साथ मिल जाते हैं जो अदालतों को नहीं चाहते कि वो इंडिपेंडेंटली फैसले करें। देखें, आप एक बंदे को 2 साल रखते हैं, 4 साल रखते हैं, तो अगर उसका केस नहीं बनता या वो कल को एक्विटल हो जाती है तो फिर इस 2 सालों के या 4 सालों के जो उसकी फैमिली को सफरिंग हुई है या उससे उसको पर्सनल सफरिंग हुई है, इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब किसी के पास नहीं है, ना है, ना कोई उसकी कंपनसेशन है। तो सबसे बड़ी बात यह कि अगर आप जो भी करना चाहते हैं तो आप एक्सपीडिशसली ट्रायल करें, उनको पता हो कि हमारे राइट जो है वो गार्ड है। अगर उनको बनता है जुर्म, एविडेंस है आपके पास, ये देखें ना, ये तो प्रोसिक्यूशन का काम है ना, एविडेंस कलेक्ट करना, एविडेंस पेश करना, प्रोसिक्यूशन करना। गवर्नमेंट अपने इस निज़ाम से ये भाग तो नहीं सकती। तो आप क्विक प्रूफ है, अगर एक बंदा मुजरम है या आप समझते हैं कि ये जुर्म साबित हो जाएगा तो आप क्विक प्रूफ से प्रोसिक्यूशन करें, उसको सजा दें ताकि वो सफ़र ना कर सके ना। लेकिन 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है प्रोसिक्यूशन, एक होती है परसिक्यूशन। तो ये जो आपने जिक्र किया है ना, ये प्रोसिक्यूशन नहीं है, ये परसिक्यूशन है। तो आप प्रोसिक्यूशन ना करें, आप प्रोसिक्यूशन करें। और प्रोसिक्यूशन जो है उसका मतलब ही ये होता है, देखिए आपको पता होगा, मैं आपको याद करा दूं कि जब नैब के प्रोसिक्यूटर इसी कोर्ट में मियां नवाज शरीफ के केस में आए थे तो उन्होंने कहा जी प्रोसिक्यूशन का काम तो एविडेंस कलेक्ट करना होता है, हमने एविडेंस कलेक्ट किया, एविडेंस बनती नहीं है। तो मैंने कहा ये पहले जो काम करना था
आज आप एंड पे आगे कर रहे हैं, एंड पे तो ये काम पहले करना चाहिए कि आप किसी को ऐसी सजा ना दें जो कल आपको आके मतलब है आपको ऐसा महसूस हो कि आप कोई फुट ही ना हो उसका, कि आप कहें जी ये देखें जो भी सियासी केस बनते हैं ना, आखिर में उनका यही होता है कि 2 साल 4 साल के बाद कहते हैं जी केस नहीं बनता। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है इस निज़ाम में। आखिरी सवाल, पैका तरमीमी एक्ट है, आज ही मैंने अखबार खोली तो 2 साल पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त जस्टिस अतर मिनल्ला थे, तो वो मेन हेडलाइन लगी हुई है कि उन्होंने पैका तरमीमी जो ऑर्डिनेंस है उसके तहत गिरफ्तारियों से रोक दिया और हुकूमत को कहा है कि आप जवाब दें, आपने इसमें मजीद उसको काला कानून बना दिया है, पहले ही उसमें सेक्शन 20 थी और इस तरह की बातें। तो वो शहरियों का और सिटीजन का जो प्रोटेक्शन जो है वो हाई कोर्ट्स ने या आईनी अदालतों ने देनी होती है, वो उस वक्त हमें नज़र आ रही थी। आज की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वहाँ जस्टिस इनाम अमीन मिराज साहब एडिशनल जज हैं, 20 जनवरी को बने हैं। 11 फरवरी को वो केस सुना उन्होंने पैका तरमीमी एक्ट का, उसके खिलाफ उस पर कोई स्टे ऑर्डर, कोई उस पर प्रोटेक्शन नहीं थी, और 17 अप्रैल को ये केस लगा है 2.25 माह के बाद। ये आप बदलती सूरत हाल आपने बयान तो कर दिया 26वीं आईनी तरमीम, लेकिन ये इसको कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया आपके याद दिलाने का। देखें, जब पीका एक्ट पीटीआई की गवर्नमेंट ने शुरू किया था, ऑर्डिनेंस निकाला था, तो सबसे पहले मैं एक पिटीशन जो है एहसन सती, वो आज भी पेंडिंग थी, बनाम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, एक सुप्रीम कोर्ट के वकील पिटीशन थे, तो हमने कहा जी हम ये सोशल मीडिया को रेगुलेट करने का ये तरीका नहीं है। फिर उसमें देखा दूसरे भी लोग पिटीशन मीडिया के भी आए, तो अतर मिनल्ला साहब ने सेक्शन 20 को जो है पीका एक्ट को सस्पेंड कर दिया उन्होंने कहा, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली वो डिटेल जजमेंट नहीं लिख के जा सके और अभी तक उसकी डिटेल जजमेंट नहीं आई। और हमने आगे फिर देखें सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस लेके गए, लेकिन अभी तक डिटेल जजमेंट। पीका एक्ट जो थे, देखें आप सोशल मीडिया को आप कैप्चर ना करें, आप रेगुलेट ज़रूर करें। आपकी भी इज़्ज़त है, मेरी भी इज़्ज़त है, एक फैमिली की भी इज़्ज़त है, लेकिन उसका तरीका ये है कि अगर आप एक पीका एक्ट लाना चाहते हैं तो स्टेक होल्डर के साथ कंसल्टेशन करें, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको आप दूर करें और एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट लेके आए, पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होना। पीका एक्ट आप देखें रातों रात जो भी एक्ट बनाएंगे, चाहे पीका हो चाहे जो भी एक्ट हो, वो नहीं लोग मानेंगे, क्योंकि उसके अंदर आप किसी की डायरेक्शन पे अगर एक्ट बनाएंगे। देखें, पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि आप डिफमेशन लॉ को नहीं करते। जब मैं एडवोकेट जनरल था, मैंने ओपिनियन दी थी एक जगह पे, मैंने कहा खुदा के लिए ऐसे एक्ट ना बनाएं, सिर्फ आप डिफमेशन लॉ को टाइम बाउंड कर दें, उनके लिए स्पेशल कोड बना दें, ताकि चाहे वो किसी भी, चाहे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई बात हो, चाहे चपरासी के खिलाफ बात हो, वो डिफमेशन कोर्ट में जाके अपना कंपनसेशन कर सके। तो जो भी आपने हाल में बात की पीका एक्ट की, अभी इन अदालतों पर आप इतना ट्रस्ट नहीं है लोगों का, या आप इतने इनसे ये तवक्को न करें कि आपकी पिटीशन लगेगी कोई पब्लिक इंटरेस्ट की, तो वो बहुत हफ्तों में या 1-2 महीनों में डिसाइड हो जाएगी। अब अदालतें जो है बड़े पुरसुकून हैं, इनको फंडामेंटल राइट की इतनी फिक्र नहीं है। वो कहते हैं जो छोटे मोटे बेल मैटर हैं, कोई ANF का केस है, कोई इधर उधर का है, तो आ जाए तो ठीक है, लेकिन जो असल काम है, जो आईनी अदालत है, उसका असल काम ये होता है लोगों के फंडामेंटल राइट को वो गार्ड करें, अगर वो इंडिपेंडेंट है। तो हमारे अब जो जुडिशियल सिस्टम है, इस पर क्वेश्चन मार्क है कि इनकी इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर ये वो वाली अदालत होती है शायद, तो फिर वो उसी दिन पीका एक्ट को 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में फैसला कर देते कि ये जो लॉ है सस्टेन कर सकते हैं या नहीं कर सकता। बिल्कुल आपने ठीक जो है निशानदेही की। इसी के साथ मैं ऐड कर दूं कि जस्टिस आमिर फारूक साहब जो अब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बन चुके हैं, बतौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के उनका जो टेन्योर था वो उस पर बहुत सारे सवालात हैं, ख़ास तौर पर जो शहरियों के बुनियादी हुकूक थे, आइन में जो प्रोटेक्शन है उनका उन्होंने बिल्कुल भी, उनकी कोई जजमेंट्स नहीं है। बड़े बड़े केसेस यहाँ पे आए, उनमें कोई रिलीफ नहीं मिला। मफाद आमा के बहुत सारे केसेस आज भी पेंडिंग हैं। उनके दौर जो है वो जिस तरह जस्टिस अतर मिनल्ला इस्लामाबाद हाई कोर्ट को छोड़ के गए थे, बिल्कुल उसके मुतजाद जो है वो हमें नजर आया। बहुत शुक्रिया जहांगीर जदून साहब ने हमें बड़ी तफसील के साथ बताया कि ये जो चीज़ें हैं किस तरफ जो है वो बढ़ रही हैं और किस तरफ ये जाएंगी। इस पे जो है वो हम बात करते रहेंगे। आप हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।